नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत और मैं हूं आपके साथ अजीत। यूपी में 2 महीने से चल रहे पंचायत चुनाव के दौर ने खतरे की घंटी बजाई है। वो खतरा जिसने कभी पश्चिम बंगाल की पहचान बदल दी थी, अब उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रहा है। पंचायत चुनाव में जिस तरह हिंसा हुई है, जिस तरह सरकारी तंत्र के जरिए प्रायोजित दबंगई दिखाई गई है, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में भी बंगाल की तर्ज पर समानांतर असामाजिक तत्वों का कैडर खड़ा हो रहा है? क्या मुलायम सिंह यादव अतीत के सबक भूल चुके हैं? आज सियासत में चर्चा इसी मुद्दे पर। इलाहाबाद की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में बदलते राजनीतिक मिजाज और सरकारी तंत्र की भूमिका पर उठे सवालों को पुख्ता कर रही हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या लोकतंत्र के नींव कहे जाने वाले पंचायती व्यवस्था के जरिए सत्तारूढ़ दल असामाजिक तत्वों के कैडर का निर्माण कर रहा है ताकि इसका फायदा चुनावों में उठाया जा सके। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ 2012 में सत्ता पाने वाली समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा किरकिरी उसके बेलगाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की करतूतों के चलते हुई है। खुद पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी कई बार अपने सिपह सालारों को चेतावनी दे चुके हैं, मगर इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सत्तारूढ़ दल ही तो संस्थागत तरीके से असामाजिक तत्वों का कैडर तैयार करने में नहीं जुटा है, वरना जिस तरह से हिंसा प्रधान के चुनाव से लेकर जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखी गई, उसके बाद तो कायदे से निष्कासन निलंबन की फेहरिस्त बन जानी चाहिए थी, जो नहीं बनी। मीडिया में कुछ खबरें सुर्खियां बनने के बाद थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, जो सिवाय दिखावे के ज्यादा कुछ नहीं लगती। अब सवाल ये कि क्या इतिहास के सबक भूल गए हैं नेताजी? आजादी के बाद संस्थागत तरीके से असामाजिक तत्वों का कैडर खड़ा करने की बड़ी तस्वीर दिखी है पश्चिम बंगाल में, जहां लेफ्ट ने 3 दशक तक राज किया। वजह थी ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर एक ऐसे समानांतर कैडर का होना जो वक्त पड़ने पर बूथ कब्जाने से लेकर बमबाजी, गोलीबारी करने तक से बाज नहीं आता था। एक दौर ऐसा भी आ गया जब सरकारी योजनाओं को लागू करने का जिम्मा भी इसी कैडर पर आया। पश्चिम बंगाल के उदाहरण को बिहार में भी आजमाया गया। जातीय संघर्ष बढ़े, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं, मगर सत्ता बनी रही। अब सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी लेफ्ट और बिहार में 90 के दशक का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है ताकि सत्ता का दरवाजा हमेशा खुला रहे। अतीत गवाह है कि न तो पश्चिम बंगाल और न ही बिहार में इस तरह का दौर जनता ने बर्दाश्त किया। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का 3 दशक पुराना किला ध्वस्त हुआ तो बिहार में लालू राज खत्म हुआ। जातीय संघर्ष के सूरमाओं ने सियासत में जगह बनाई और हिंसा का एक लंबा दौर खत्म हुआ। आज लेफ्ट पार्टियों की राजनीतिक हैसियत लगातार घटी है। किसी जमाने में लोकसभा राज्यसभा में अच्छी संख्या रखने वाली लेफ्ट पार्टी अब सिंगल डिजिट में सिमटती नजर आ रही है। सवाल ये कि क्या ये नजीर भी उत्तर प्रदेश सरकार और समाजवादी पार्टी के दिग्गजों को नहीं दिखती? बीते 2-2.5 महीनों से जारी पंचायत चुनाव के दौर में हर जिले, हर कस्बे, हर इलाके में समाजवादी नेताओं की दबंगई के किस्से आम हुए। बात चाहे शामली में हुई फायरिंग का हो, मंत्री रहे तोताराम के बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरें हो, इलाहाबाद में हिंसक संघर्ष का मामला हो, हर जगह समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के नाम आए। आज हम देख रहे हैं राज्य दर राज्य इस पंचायती व्यवस्था का फूहड़ीकरण होता जा रहा है। गुंडागर्दी, मारपीट, बमबाजी, छुराबाजी, जान लेना लोगों का, बूथ लूट लेना, बूथों को कैप्चर कर लेना, इसलिए ये चौखंबा राज बना था। इसी के तहत सरपंच चुने जाते हैं जिनके हाथ में कुछ कानूनी अधिकार है, जो ग्राम की पंचायत लेकर के फैसले देते हैं, जिनको न्यायिक मान्यता दी गई है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब आती है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल कुछ ज्यादा ही उठते हैं। असामाजिक तत्वों को सरकारी संरक्षण के आरोप लगते रहे। अतीत में इन आरोपों की कीमत भी समाजवादी पार्टी ने चुकाई है, मगर सबक नहीं लिया। सवाल ये कि क्या लेफ्ट जैसे हश्र के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो क्या लेफ्ट जैसे हश्र के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी? ये बड़ा सवाल है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर वासेंद्र मिश्र। वासेंद्र जी, स्वागत है।
एक एक करके अगर चीजों को समझने की कोशिश करें तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, लोकतंत्र की नींव समझी जाती है ये व्यवस्था, इसे किस तरीके से कैडर बेस और असामाजिक तत्वों का कैडर बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका किस तरह का प्रभाव दिख रहा है? अजीत, मुझे लगता है कि जो भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आते हैं जी, तो उन राजनीतिक दलों के जो मुखिया होते हैं उनकी कोशिश होती है कि सत्ता अब कभी उनके हाथ से बाहर न जाए, और उनको सबसे आसान तरीका लगता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोकल बॉडीज से लेके और स्टेट बॉडीज तक जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर कब्जा किया जाए। और उनको उम्मीद रहती है कि इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करके जी, जब अगला आम चुनाव होगा तो वे उन्हीं अपने कैडर के दम पर अगला आम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन जो सच्चाई है या जो इतिहास में इसके पहले जो उदाहरण हैं वो अक्सर इसके खिलाफ जाते रहे हैं। अभी हम लोग अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु जैसा कद्दावर नेता जो लगभग 2.5 से 3 दशक तक पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार चलाया, लेकिन जब वहां की जनता ने ठान लिया कि अब वाम मोर्चा को सत्ता से बेदखल करना है और वाम मोर्चा के मुकाबले कांग्रेस एक अल्टरनेटिव बनता दिखाई नहीं दे रही थी जी, तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को वहां की जनता ने सत्ता सौंप दी। जी, बावजूद इसके कि वाम मोर्चा गांव से लेकर और राज्य स्तर तक हर प्रजातांत्रिक और डेमोक्रेटिक संस्थानों में अपने कैडर उन्होंने बैठा रखे थे और एक तरह से पैरेलल शासन तंत्र चला रहे थे। जी, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का नमूना इसके पहले देखने को मिला है। जब पिछली सरकार मायावती की थी तो मायावती ने भी लोकल बॉडीज के चुनाव में, खासतौर से जब एमएलसी के चुनाव हुए जी, तो उसमें सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के लगभग 1 दर्जन आपराधिक छवि के लोगों को एमएलसी बनवा दिया पुलिस की मदद से। लेकिन नतीजा क्या हुआ, उसके बाद जब विधानसभा के आम चुनाव हुए तो मायावती की सरकार और मायावती की पार्टी बुरी तरह से हारी चुनाव में और मुलायम सिंह को फिर एक बार सत्ता मिल गई। अब पता नहीं क्यों कि हमारे जो राजनेता हैं और मुलायम सिंह जैसे जो राजनीति के इतने पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, वे लोग इस कड़वी सच्चाई से क्यों आंख मूंदे रहते हैं और जितने दिन सत्ता में रहते हैं उतने दिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके क्यों इस फार्मूला को बार बार आजमाने की कोशिश करते हैं कि अगला चुनाव वे सरकारी मशीनरी की गुंडागर्दी और कैडर की गुंडागर्दी के दम पर जीत सकते हैं। वासिन जी, इन सब के उलट जब भी बात आती है, कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हैं मुलायम सिंह यादव, अपने नेताओं से मुखातिब होते हैं, तो वो अनुशासनहीनता बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, इस सब तरह की बातें कहते हैं, सबको नसीहत देते हैं। तो वो क्या है? क्या वो एक ऊपरी लेयर है, दिखावा है, और अंदर ही अंदर इस तरह का एक तंत्र मजबूत हो रहा है? अजीत, मुलायम सिंह जी के बारे में सबको पता है कि मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी कमजोरी अगर कुछ है तो ये मसल पावर है। अब मुलायम सिंह जिस क्षेत्र से राजनीति में आते हैं, एक दौर था कि वहां सबसे ज्यादा प्रभावी राजनेता वही माना जाता था जिसके पास की सबसे ज्यादा मसल पावर होते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि मुलायम सिंह यादव राजनीति के इस शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी अपने उस पुरानी सोच, उस पुरानी जो उनकी कमजोरी है, उससे बच पाते हैं। और शायद यही कारण है कि बार बार सत्ता में रहते हुए मुलायम सिंह या उनकी पार्टी पर यही आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी की सरकार असामाजिक तत्वों को संरक्षण देती है, समाजवादी पार्टी की शासन में असामाजिक तत्व आम जनता का जीना दूभर कर देते हैं। जो स्थितियां रही हैं, वेस्ट बंगाल का जिक्र आपने किया, तो वेस्ट बंगाल में 3 दशक लग गए लोगों को समझने में धीरे धीरे। तो वो समय कुछ और था, अभी जागरूक है जनता, बहुत सारी चीजों को देख रही है, बहुत सारे तंत्र हैं उसके पास जो चीजें वो समझ पाती है, अपने हक अधिकार को समझ पाती है। तो क्या आपको लगता है कि अब वो बर्दाश्त करने की सीमा आम जनता की पहले जैसी रही या बदल गई है? वो तत्काल ही इसका रिजल्ट अब सुना देती है? अब राजनीति भी उस कॉफी के मशीन की तरह हो गई है कि आप जाते हैं और इंस्टेंट कॉफी लेके पीना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से अब देश की जनता और प्रदेश की जनता भी इंस्टेंट फायदा चाहती है जी। जिस नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा करके देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंप दी जी, उसी नरेंद्र मोदी की वायदों को और उनकी बातों को दरकिनार कर दिया जब उसके बाद दिल्ली और बिहार में चुनाव हुए हैं। तो अब ये बात तो राजनेताओं को समझना चाहिए
कि देश की जनता या जागरूकता काफी बढ़ी है। अब वह दौर खत्म हो गया है कि आप जनता को 5 साल तक मिसलीड करके, गलत जानकारी देके, झूठे वायदे करके दोबारा वोट हासिल कर पाएंगे और दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएंगे। जी, तो ये समझने में आखिर मुश्किल क्यों हो रही है मुलायम सिंह यादव को? इससे पहले भी कई बार उन्होंने कीमत चुकाई है इस तरह की। जब सत्ता में आए उसके बाद ये कहा गया कि असामाजिक तत्वों की बनाई है और उसकी कीमत उन्होंने अगले चुनाव में चुकाई। लेकिन इसके बावजूद इस बार भी, जबकि ख्वाब उनके काफी ऊपर के हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी सीधे सीधे उन्हें नजर आ रही है और इसके लिए कार्यकर्ताओं को नसीहत देते रहते हैं। अजीत, अकेले मुलायम सिंह से ये गलती नहीं होती है जी। जब व्यक्ति सत्ता में आ जाता है तो चाहे मुलायम सिंह हो, ज्योति बासु हो जी, या तमाम उदाहरण मिलेंगे इतिहास में कि सत्ता में रहते हुए ग्राउंड रियलिटीज की जानकारी नहीं रहती है और सत्ता के इर्द गिर्द चाटुकारों से घिरे होने की वजह से चाटुकार जो कहते हैं वही बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं सुनने में और इसीलिए ग्राउंड कनेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है जी। और जब ग्राउंड कनेक्ट खत्म हो जाता है, आम जनता से राबता खत्म हो जाता है, तो उसका नतीजा ये होता है कि जब चुनाव आता है तो वही आम जनता उन नेताओं को सबक सिखा देती है। जी, तो इतिहास में भी इस तरह के बहुत सारे मौके रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे एडिटर वासिंदर मिश्र हमारे साथ हैं स्टूडियो में। जब इस तरह के मौके आए तो लोगों ने क्या किया, इतिहास गवाह है इन सब का, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए और देखते रहिए सियासत। पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। बाल फिर से उगाना, डेंसिटी बढ़ाना आसान नहीं, कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स काफी नहीं। मेरी मानिए, मैं एक ट्राइकोलॉजिस्ट, बालों का डॉक्टर, इसीलिए आई रेकमेंड हेयर फॉर श्योर, इंडिया का पहला हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड मेडिकल ट्राइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन। इसमें है रूटेक्सिल, एक ब्रेक थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव हेयर रीग्रोथ कॉम्प्लेक्स, जिसका हाई परफॉर्मेंस 4 स्टेप फॉर्मूला बालों को जड़ से इफेक्टिवली उगाता है और रिजल्ट्स एक सिंपल ऐप के जरिए खुद ट्रैक कर सकते हैं। देखिए असर, मैंने खुद ट्राई किया। न्यू हेयर फॉर श्योर हेयर ग्रोथ अब क्लिनिकली प्रूवन है। हर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास, पतंजलि बिस्कुट। कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट एवं मैदा रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। दिन भर के काम और ट्रैवल के बाद फैमिली लाइफ के लिए एनर्जी ही नहीं बचती थी। रोजाना कुछ महीने झंडू विगोरेक्स लेने के बाद बहुत फर्क महसूस किया। तो झंडू विगोरेक्स इतना प्रभावी क्यों है? झंडू विगोरेक्स सेफ और 100% नेचुरल है। इसमें है 7 जोशवर्धक जैसे अश्वगंधा, कौच बीज, मुसली, जो तनाव दूर करे, ऊर्जा व क्षमता बढ़ाए ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सके। अब ये हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। माय मिस्टर एनर्जी। रोजाना लें झंडू विगोरेक्स, पुरुषों का दैनिक जोशवर्धक। आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते तेरे। अब तू देख, जिसकी दीदी छोटे उसका भी बड़ा नाम है। कार जैसी हाइट एडजस्टेबल सीट और किसी स्कूटर में नहीं, महिंद्रा गस्टो। ऐसे जीना भी क्या जीना है। अब खुल के जियो कैंट हेपा एयर प्योरीफायर के साथ। इसका हेपा फिल्टर हवा से हानिकारक पार्टिकल्स भी निकाले और आप पाएं शुद्ध हवा हर सांस में। तो आप कैंट हेपा एयर प्योरीफायर ला रहे हैं ना? सियासत में आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में
पंचायती चुनाव के दरमियान जिस तरह की स्थितियां बनी वो एक खास ट्रेंड को, सत्ता के ट्रेंड को दिखाती हैं। और हमने चर्चा की ब्रेक से पहले भारत में भी दूसरे राज्यों में क्या स्थितियां रही, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब शासन तंत्र निरंकुश हुआ या फिर सरकारी तंत्र के समानांतर कोई ताकत बनी है तो क्रांति हुई है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब जनता ने सब्र खोया है और ताकतवर से ताकतवर तंत्र को उखाड़ फेंका है। यूरोप से लेकर चीन तक की क्रांति इसका उदाहरण है, जहां जनता ने ऐसे दमन के खिलाफ मुखर होकर आवाज बुलंद की और शासन तंत्र की ओर से स्पॉन्सर्ड अराजकता को खत्म कर दिया। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के नक्शे पर बने इन मुल्कों के निर्माण की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें तो कई सबक अपने आप मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के मुकाबले हुई बेहद कम कार्रवाई ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या सत्तारूढ़ दल जानबूझकर ऐसा तंत्र खड़ा कर रहा है जो अराजकता के जरिए इसे राजनीतिक फायदा दिला सके। अगर ऐसा है तो समाजवादी पार्टी को दुनिया भर के कुछ उदाहरणों पर गौर करना होगा जो ये बताते हैं कि जनता किसी अराजक तंत्र के खिलाफ लंबे वक्त तक चुप्पी नहीं साध सकती। आज भी करीब करीब 1.5 लाख लोग अपने गांव से उखड़ गए क्योंकि जीतने वाले ने उनको खदेड़ दिया। अभी उत्तर प्रदेश में यह स्थिति नहीं आई है। अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी को इन गुंडों को रगड़ कर खत्म कर देना चाहिए, चाहे उनकी अपनी पार्टी के हो। है हिम्मत? अखिलेश जी से बड़ी उम्मीद है लोगों को, एक नौजवान मुख्यमंत्री हैं। मेरा तो उनसे अपील है। दमन के खिलाफ जन क्रांति के जरिए सत्ता उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोप। मौजूदा यूरोप की चमक दमक के पीछे क्रांतियों का एक लंबा इतिहास रहा है। लंदन हो, पेरिस हो या फिर इटली और जर्मनी, आधुनिकता की परिभाषा गढ़ रहे इन देशों ने सैकड़ों सालों तक दमन का दौर झेला है। 500 ईसा पूर्व में पैदा हुई रोमन और यूनानी सभ्यताओं से शुरू हुआ राजतंत्र का सफर करीब 1500 साल तक चला। इस दौर ने अभिजात्य वर्ग और निम्न वर्ग की लंबी खाई पैदा की। पादरी वर्ग सत्ता के समर्थन से समानांतर सत्ता चलाता था। यूरोपीय देशों के संसाधनों पर लंबे वक्त तक इसी वर्ग का कब्जा रहा। ये वो लोग थे जिन्हें हत्या जैसे संगीन अपराध में सिर्फ जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था। आबादी के महज 3 से 4% लोगों के हाथों में ताकत थी। बाकी आवाम निरंकुश राजतंत्र का दमन सहने को मजबूर थी। ऐसे दौर में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। 10 साल तक चली इस क्रांति ने फ्रांस के निरंकुश शासक लुई 14वें की सत्ता उखाड़ फेंकी। हालांकि फ्रांस को पूर्ण गणतंत्र बनने में इसके बाद भी 200 साल लग गए, मगर फ्रांस की क्रांति ने यूरोप के दूसरे देशों ही नहीं, चीन जैसे देश में भी सत्ता की निरंकुश नीति के खिलाफ जन जागरण कर दिया। नतीजा, यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में गणतंत्रों की स्थापना होने लगी। 1911 में चीन की क्रांति ने अगर मंचूरियन राजवंश का खात्मा कर दिया तो इससे प्रेरणा लेकर इसी के कुछ वक्त बाद रूसी क्रांति भी हुई। जाहिर है अब सवाल उठेगा कि आखिर दुनिया की इन क्रांतियों का उदाहरण उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर क्यों दिया जा रहा है। तो दरअसल इसके पीछे वजह है सत्ता का वो चरित्र जो किसी भी कीमत पर अपनी स्थिति मजबूत रखना चाहता है और इसके लिए उसे राजनीतिक अराजकता तक से परहेज नहीं है। जो पार्टी सरकार में है, सरकारी पार्टी ऐसी हरकत करे तो और भयावह बात है। तो मुझे लगता है कि ये सरकारी पार्टी की अनुशासनहीनता है जो उसने इस प्रकार कराया है। और बाहुबली के आधार पर चुनाव जीतना अगर चलता रहा तो अराजकता हो जाएगी, लोकतांत्रिक सिद्धांत टूट जाएगा। मेरे ख्याल से राजनीतिक पार्टियों को मिलके खुद एक नियम बनाना पड़ेगा। हम किसी भी कीमत पे धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि लोकतंत्र को विकृत कर देती ये बातें। आम आवाम की अनदेखी, गरीबी, भुखमरी और लगातार अराजकता झेलने के बाद नाराज आवाम अगर दुनिया का भूगोल बदल सकती है, बड़े से बड़े राजतंत्र को मिट्टी में मिला सकती है, तो इससे सबक लेना जरूरी है। सत्ता प्रायोजित हिंसा को सहन करने की भी एक सीमा होती है और नेताजी को भी इसे समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और चर्चा के लिए हमारे एडिटर वासिंद्र मिश्र हमारे साथ हैं स्टूडियो में। वासिंद्र जी, सत्ता का चरित्र जो है, इसी बहाने मुलायम सिंह यादव के सत्ता को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, सत्ता के चरित्र पर बात आ रही है। यूरोप में जो हुआ रूसी क्रांति या फिर फ्रांस की या चीन में जिस तरह से चीजें बदली, उन सब से सबक क्यों नहीं लेते लोग? अपने देश में भी कई राज्यों में इस तरह की स्थितियां पहले देखने को मिल चुकी हैं। वेस्ट बंगाल का जिक्र आपने किया, बिहार में भी जाति संघर्ष की बातें एक बार उफान पर थी अपने, लेकिन फिर वो आगे परवान नहीं चढ़ पाई। तो इससे सबक क्यों नहीं लेते?
अजीत, अभी हम बता रहे थे कि जब व्यक्ति सत्ता में होता है, सरकार उसके हाथ में होती है, शासन तंत्र उसके हाथ में होता है, तो उसको ग्राउंड रियलिटीज की जानकारी नहीं होती है और उस समय जो फीडबैक, जो इनपुट उसके पास जाता है उन लोगों का जाता है जो चापलूसी करके अपना काम कराना चाहते हैं सरकार में बैठे हुए लोगों से। तो इसलिए उस समय जो भाषा उनको समझ में आती है वो चापलूसी की भाषा ज्यादा उनको सूट करती है। सत्ता पर हर तरह से कब्जा बनाए रखा जाए, इस तरह के सुझाव अच्छे लगते हैं और उस मकसद को पूरा करने के लिए वे हर तरह का साम दाम दंड भेद अपनाते हैं। उनको किसी भी तरह के निर्णय लेने में या कार्रवाई करने में कहीं कोई अनैतिकता दिखाई नहीं देती है और यही कारण है कि चाहे वो हम जिन क्रांतियों की बात कर रहे थे वहां का राजशाही रहा हो या लोकशाही में भी जो लोग निरंकुश हो जाते हैं, चाहे आपातकाल के दौरान इंदिरा जी का शासन था या पिछली सरकारों की अगर बात करें तो वाम मोर्चे की सरकार थी पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में 2 बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में अदला बदली हुई है। मायावती जब सत्ता में आती हैं तो वो भी कमोबेश इसी तरह का उनका कार्यशैली हो जाता है और वे पुलिस के दम पर अपने लोगों को तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में बैठाने लगती हैं। तो ये जो चरित्र है सत्ता का, यह नेताओं की जो हम कह सकते हैं कि तार्किक शक्ति है उसको कमजोर कर देता है और नेता जो है सत्ता के चश्मे से देखने लगते हैं जनता की समस्याओं को, जनता के उस आवाज को और उनको लगता है कि जनता की आवाज को दबा के हम सत्ता में लंबे समय तक रह सकते हैं या जनता को मिसलीड करके हम सत्ता में लंबे समय तक रह सकते हैं। अगर तुलना करें उस समय के वर्ग संघर्ष को, वर्ग संघर्ष में वर्गिक जो खाई थी वो ज्यादा थी पहले, अभी भी वो खाई है उसी तरीके से और उसको पाटने में तमाम दल कहते हैं, अपना अपना दावा देते हैं कि हम उसे पाटने में लगे हुए हैं उस खाई को, लेकिन वो पाट नहीं रहे बल्कि कई स्रोतों से उसे बढ़ा ही रहे होते हैं अपने अपने कारनामों से। तो उसको कैसे हम तुलना कर सकते हैं यूरोप में जो वर्ग संघर्ष हुआ था उससे और अभी की स्थितियों से, कैसे उसको देखिए? यूरोप में जब संघर्ष हुआ था या जब डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू हुआ चर्च के खिलाफ या मोनार्की के खिलाफ, तो वहां के जो सामाजिक राजनीतिक हालात थे वो इतने बिगड़ चुके थे कि जनता को लगा कि अब जीने से बेहतर है कि संघर्ष करके मौत को गले लगाया जाए और जिसका नतीजा हुआ कि रोमन एम्पायर जैसा ताकतवर जो साम्राज्य था वह ध्वस्त हो गया जनता के आक्रोश के सामने। बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, वैचारिक आंदोलन था, हैव और हैव नॉट्स के बीच का आंदोलन था। लेकिन जब बाद में उसमें डिजेनरेशन आया उन नेताओं में जो बोल्शेविक क्रांति के जरिए आए थे सत्ता में, तो जनता ने एक बार फिर उनकी कब्रों को भी उखाड़ के सड़क पर रख दिया। ये इतना आक्रोश होता इतना आक्रोश हुआ। तो इंडिया में भी इस तरह के तमाम उदाहरण देखने को मिलता है कि समय समय पर इंडिया की जनता ने अपना आक्रोश दिखाया और वे राजनीतिक लोग या राजनीतिक सत्ता जिनको गलतफहमी थी कि वे पुलिस के दम पर या सरकारी मशीनरी के दम पर सत्ता में लंबे समय तक बने रहेंगे, उनको निराश किया और जनता का शासन कायम हुआ। अब इस समय उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक सत्ता है वो पता नहीं क्यों इस बात को नहीं समझ पा रही है। ये लोग तो डॉक्टर लोहिया के मानने वाले लोग हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। समाजवाद की बात जो चल रही थी सर, तो उसमें जैसे पश्चिम बंगाल में भी जो लेफ्ट की सरकार थी तो समाजवादी सोच वाली सरकार कहते हैं उसे। बिहार में जो स्थितियां थी वहां भी समाजवादी धड़े के लोग थे जिस समय जातिगत संघर्ष की बातें और जातिगत राजनीति उफान पर थी। तो क्या इससे किसी तरह का इसका कोई संबंध है कि संस्थागत गुंडागर्दी एक तरह से कहें या कब्जा कर लेना पूरे सिस्टम पर, ये सोच इस तरह के लोगों में ज्यादा पनपती है? अजीत, मुझे लगता है कि विचारधारा की बात तभी तक की जाती है जब तक सत्ता नहीं मिली रहती है। एक बार सत्ता जब हाथ में आ जाती है तो विचारधारा पीछे छूट जाती है और सत्ता की एक अलग विचारधारा होती है, अलग चरित्र होता है। और जो लोग विचारधारा की दुहाई करके सत्ता में आए रहते हैं वे सत्ता का जो चरित्र है, सत्ता की जो विचारधारा है उसको पकड़ लेते हैं, उसी को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
और इसलिए बेहद सतर्क होने की जरूरत है कि ताकि आगे उनका शासन बना रहे या फिर जनता में उनकी छवि बनी रहे, ताकि वो आगे बने रहें सियासत में। इसके लिए जरूरी है वक्त की नजाकत को समझना और उसके अनुसार उसे डील करना, उसे प्रतिक्रिया करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे एडिटर वासिंद्र मिश्र हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। जाहिर तौर पर सियासत की नब्ज जिन्होंने पकड़ ली है वही सही तरीके से सियासत कर सकते हैं और सियासत की सीढ़ियों से ही अपने लक्ष्य को भी पा सकते हैं, वरना जनता उन्हें हटाने में देर नहीं करती। सियासत में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया 24/7 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए शहर शहर रिपोर्ट।